चलिए पिछला क्लास कुछ याद किए हैं? चलो रे बताओ तुम की थी पिछला क्लास। सबसे पुराना है शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। कोई नहीं बोलना जी, सोचने दो इसको। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 BC की AD BC। तब तो सही है। बोलो सबसे लास्ट वाला है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत तब तो सही है। वाह, इन लोगों का तो टावर फुल धरे हुए हैं। बैठ जाइए, एकदम सही है। चलिए अब आज से इतिहास को शुरू किया जाए ना। चलिए नीचे लिख दीजिए इतिहास, लिख के डैश। इतिहास लिख के डैश दे दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखो कोई भी बच्चे चाह रहे हो कि परीक्षा में मेरा रिजल्ट हो जाए, तो इसके लिए सबसे शॉर्टकट यही है, क्लास में पूरा समझिए और घर में उसको डाइजेस्ट कीजिए, पचाइए। अगर समझने में दिक्कत है तब पूछिए, समझ गए तब पचा लीजिए। बस स्टेप बाय स्टेप एक साल एकदम पूरे मन मार करके पढ़ लीजिए। तब उसके बाद का सेकेंड फेज है स्पीड बढ़ाने के लिए अभ्यास, सेट बनाना शुरू कीजिए। कई लड़का ये वाला नहीं करता है, पहले सेट बनाना शुरू करेगा। सेट का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहे कि वो बहु क्वेश्चन वही लड़ जाए, उसका उद्देश्य एक ही रहे कि बस इतना फास्ट हम बनाए कि टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में हो जाए। देखो अब जरा ध्यान से, इतिहास है क्या, तो इस विषय से इंटरेस्ट के लिए पहले इसको समझना होगा। कई लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं, इति मने बीती और इतिहास मने कहानी। बीती इति से कुछ नहीं होना है तुम। इतिहास ओरिजिनल में क्या है, हम लोग जितने भी तरह का जीवन जी रहे हैं उसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं सामाजिक, दूसरे को कहते हैं आर्थिक, तीसरे को हम लोग कहते हैं राजनैतिक और चौथे को हम लोग कहते हैं धार्मिक। बढ़िया से बात को सुनिएगा तो धीरे धीरे आपके फेस क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री रखा है या मेंस में आगे हिस्ट्री में लिखना है, कहीं भी है, यही फेज का काम आएगा। 4 प्रकार का जीवन है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। इन जीवन के 2 पहलू को देखना है। एक का नाम है निरंतरता और दूसरे का नाम है परिवर्तन। इसी के कहानी जो है निरंतरता और परिवर्तन, इसी को इतिहास कहते हैं। मतलब क्या है, बहुत बढ़िया से समझे आप। 4 प्रकार के जीवन है। एक जीवन का नाम क्या है? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा धार्मिक। इन चारों जीवन में एक फेज से दूसरे फेज में जाने पर 2 बात मिलती है। कुछ चीज कंटिन्यू होते हैं जिसको हम लोग निरंतरता कहते हैं, और कुछ चीज बदल जाते हैं जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। और इसी तत्व को हम लोग, निरंतरता और जो परिवर्तन के तत्व है, इसी तत्व को क्या कहते हैं? इतिहास का। तब पहले लिखेंगे फिर हम समझाएं। नीचे लिखिए सामाजिक, इतिहास लिख के डैश लिखिए सामाजिक, सामाजिक कौमा आर्थिक, आर्थिक कौमा राजनीतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के, और धार्मिक जीवन के, धार्मिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को, निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को, निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं।
मतलब क्या है, अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। देखो, इतिहास के लिए आपको बस आज का क्लास एकदम रीढ़ की हड्डी है, इसी स्ट्रक्चर पर पूरा हिस्ट्री हम चलाते हैं। और जो लड़के कोई 4 बात समझ में आ जाती है, वो लड़का साइंस से, सोशल साइंस का एक बहुत बढ़िया विद्यार्थी बन जाता है। ये बात नहीं समझोगे, खाली लेसन और डेट फेट रटोगे, तो उससे तुम्हारा इतिहास कभी ठीक नहीं होगा। तो देखिए, 4 चीज का मतलब, पहला जीवन का नाम हमने क्या लिखा, सामाजिक जीवन। बढ़िया से समझोगे ये होता क्या है। तो देखो, हम लोगों को करना क्या होता है, सामाजिक जीवन में हम लोग समाज के बारे में देखते हैं। समाज का मतलब होता है कि उस समाज में स्वरूप कैसा है, उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिला की स्थिति के बाद उस समाज में भोजन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उस समाज में वस्त्र कैसा पहन रहे हैं, यहाँ पे मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं। ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सभी बात को हम लोग सामाजिक जीवन कहते हैं। कोई एक लेसन पढ़ रहा है तो उस लेसन से अगले लेसन में हमें इन बातों को समझना हो कि महिलाओं की स्थिति पहला लेसन में क्या था, अगला लेसन में क्या हो, उसमें क्या चीज कंटिन्यू रह गया, क्या चीज चेंज हो गया। बस कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग समझोगे और कुछ नहीं, रटना नहीं है। एक लेसन से दूसरे लेसन में क्या चीज कंटिन्यू है और क्या चीज चेंज कर गया, ये दिमाग में बैठ गया तो दोनों लेसन तुम्हारा सही होगा। और इसमें सामाजिक जीवन में इतनी बात सोचना है, जैसे स्वरूप समझते हो आप लोग, कैसा रूप है। पिता प्रधान अगर होगा तो उस समाज को पितृसत्तात्मक कहते। सत्तात्मक का मतलब सत्ता में, मेन सेंटर में पिता। अगर माता मेन सेंटर में होंगे तो इसको हम लोग मातृसत्तात्मक कहते। समाज 2 तरीके का हो सकता है, एक पितृसत्तात्मक, एक मातृसत्तात्मक। जैसे अब बताओ, आप ही पिता किसी जाति के हो, माता किसी जाति के हो, उसका संतान किस जाति का हो, पिता वाला कि माता वाला, पिता वाला। तो वंश उसका पिता से चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक। बोलो, ये पितृसत्तात्मक क्लियर है। अगर माता से चलता तो मातृसत्तात्मक। अच्छा, आजकल क्या मातृसत्तात्मक कहीं है, जल्दी बोलिए। तो है, इन्हीं की नहीं है। तुम अपना घर मत देखो, अभी भी तुम जाओगे जहां जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय का मतलब नागालैंड चले जाओ, मेघालय चले जाओ, शिलोंग चले जाओ, तो वहां आज भी महिला प्रधान। पुरुष की ड्यूटी घर में बर्तन मांजना है और खाना बनाना है, महिला लोग बाहर घूमेगी, उन लोग बाहर से सब चीज काम करेगी। पुरुष की ड्यूटी है बस चुपचाप जो महिला कर रही बस करो, और वंश भी आगे महिला से कंटिन्यू चलता। तो जो शेड्यूल ट्राइब अभी भी जनजाति है वो मातृसत्तात्मक। हाँ, हम लोग जो देख रहे हैं वो पितृसत्तात्मक है। तो हम लोग जो अब यही बात सीखेंगे, कौन सा लेसन मातृसत्तात्मक था, फिर कौन सा लेसन पितृ होगी। ये चेंजिंग तुमको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि खाली रटेगा कि हड़प्पा मातृसत्तात्मक है, लेसन पर दिमाग रखना है। महिला की स्थिति, अब महिला की स्थिति में कई बात होगी। पहला, महिलाओं की स्थिति कैसा है, बाहर निकल सकती है कि नहीं, पढ़ सकती है कि नहीं, कैसा वस्त्र पहन सकती है, महिलाओं की स्थिति में एक कहां कहां यहां जा सकती है, राज दरबार में प्रवेश है कि नहीं, नौकरी कर सकती है कि नहीं, पर्दा प्रथा है कि नहीं, जितनी तरह की बात है। अब तुमको हर चीज क्वेश्चन में आएगा, किस लेसन में सती प्रथा शुरू हुआ। अब आपसे क्वेश्चन आए, किस लेसन में पहली बार पर्दा प्रथा शुरू, यही सब तुमसे क्वेश्चन आए। तो पहले हम देखें कितने बच्चे कुछ हल्का पढ़ के रखे हो। पर्दा प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, गेस करो। कोई बच्चे पढ़े हो तो हमको आंसर दो। हड़प्पा, हड़प्पा में पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा माने एकदम खींच लो, पर्दा में रहो। तो क्या हड़प्पा में पर्दा प्रथा है? नहीं। किस काल में, बोलो? सती प्रथा। अच्छा चलो, अच्छा हम समझ गए, चलिए। अच्छा, सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख कौन है, कोई बच्चे बताओ? एरन अभिलेख, वेरी गुड। देखो ये बताएं किनका है, भानुगुप्त का। किसके सती होने का वर्णन है, पढ़िए, गोपराज नामक एक सिपाही है, उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन। तो तुमको यही समझना है पहला कौन सा सेक्शन है जहां सबसे पहले आएगा, वो क्वेश्चन बने।
डेट फेट का नाम इतिहास नहीं है। तुम लोग एक ही चीज दिमाग में बैठे ले, इतिहास में डेट वे याद नहीं होता। अरे डेट तो खाली डोर लेवल, बाकी देवाल यही सबसे उठता है, और देवाल के पता नहीं है डोर लेवल की चिंता लेके बैठा हो। वो डेट भी बहुत नहीं रखना है, पूरे हिस्से में मान के चलो वो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर में बन जाएगा। पहले तुमको ये सोचना, भोजन ये अवश्य है। कोई पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानव के बारे में पढ़ेंगे तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो। अरे कोई है तो मानव है, तो ऐसा थोड़े है कोई पाठ में कि वो हड़प्पा पढ़ेंगे तो मांसाहारी नहीं करे, मानव है दोनों करेगा। वस्त्र, सूती वस्त्र होगा, ऊनी वस्त्र होगा, और पहली बार सूती वस्त्र कौन पहन रहे हैं ये सब हम लोग को सोचना है। महिलाएं किनका वस्त्र पहन सकते हैं, किनका नहीं, कैसा वस्त्र पुरुष का, कैसा महिला का। महिला लिखे हैं तो कुछ लोग सोच रहा होगा सर पुरुष कुछ नहीं लिखे, इनका भी सोचना है, इनका भी सोचना है। महिलाएं सौंदर्य के लिए क्या क्या कर सकती है, कैसा गहना जेवर पहनती है, कैसा क्या है, पाउडर है, क्रीम है, सब पढ़ना है। पुरुष ये कैसा है, दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे, बाल कैसा रखेंगे, इनका वेशभूषा कैसा होगा। इतिहास में कुछ नहीं, हम लोग को बैठ के जैसे ही हम सामाजिक हेडिंग देंगे तो तुम्हारा टावर इतना धरना चाहिए, और उस लेसन के बाद अगला जब पढ़ाएंगे तो फिर इतना टावर धरे, अब तब पूछेंगे दोनों में क्या कंटिन्यू है और क्या चेंज हो। ई वाला पकड़ने आ गया तो इतिहास हो। अब जल्दी से बताओ, मनोरंजन कैसे मनोरंजन कर रहे हैं, क्या शिकार कर रहे हैं कि नहीं, मनोरंजन के लिए क्या कोई और तरह का खेल खेल रहे हैं कि नहीं, मनोरंजन के लिए और क्या क्या नृत्य संगीत कर रहे हैं कि नहीं, ये पाठ तुमको सोचना। अब सारे बच्चे देखो, ये तब ही तुम्हारा इतिहास ठीक होगा जब चैप्टर छोड़ दो। हमको अभी 2022 की बात बताओ। जो लड़का 22 देख रहा है सामने से, उसमें कंठ से एक आवाज नहीं निकालेगा, तू हड़प्पा का पढ़ेगा। तुमको अभी हर लाइन पर सोचना है, जैसे हम बोल रहे हैं 22 के सामाजिक जीवन, तो आपको कहना है कि सर समझ गए 2022 में जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक, पिता की प्रधानता होती। समाज में बेटे और बेटी के जन्म होने पर बेटे के जन्म पर ज्यादा उत्सव मनाते हैं। बेटे से ही माना जाता है कि वंश चलेगा, बेटियां वंश नहीं चलाती। सब देख रहा है ना तुम, जो देख रहा है उसी चीज को बताना है। विवाह के बारे में ये भी सामाजिक स्थिति हो गया, सामाजिक में सब समाज में ही आएगा। विवाह में बारात जाते हैं, अब शुरू से बारात जाता होगा कि नहीं, तिलक लेन देन होगा कि नहीं, शुरुआत में कब ये सब शुरू हुआ है, हम लोग को पूरा बैठ के सोचना रहेगा। बस अगर हम कहें महिला की स्थिति, बोलो 2022 में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है कि बराबर है? बराबर है। महिलाएं वे सभी काम कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। बाहर निकल सकती है कि नहीं? निकल सकती है। बोलो राज दरबार में भाग ले सकती है? ले सकती है। प्रधानमंत्री बन सकती है? बन सकती है। राष्ट्रपति बन सकती है। देश का सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है। अंतरिक्ष जा सकती है, चांद पे उतर सकती है। वो सभी काम कर सकते जो पुरुष कर सकते। ये 22 की स्थिति आप देख रहे हैं। इसी में सब बात बताइए, पर्दा प्रथा है कि नहीं? जल्दी बोलिए, है कि नहीं? तो आपको कहना है कि गांव में कुछ स्थानों पर पर्दा प्रथा अभी भी दृष्टिगत होते, लेकिन शहरों में पर्दा प्रथा नहीं। अरे आज भी तुम गांव में देखोगे कोई नई नई पुतोह आई तो सारे गांव वाला उम्मीद करके रखेंगे कि कितना खींच के रखिए, उतने संस्कारी। वो अगर खूब कस के खींच ले तो बहुत संस्कारी घर के। गांव में नई नई उतरी है, सब कुछ पर्दा नहीं है, कैसा खत्म घर के है, एकदम अभी आजे उतरी है, पर्दा ही नहीं। बोलो बात समझ रहा है ना? तो ये आज की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। जो देख रहे हैं हम लोग को सब चीज वहां पे वर्क करना है। बताओ क्या महिलाएं नौकरी सर्वोच्च पद पर कर सकती है? कर सकती है ना? महिलाओं का वस्त्र, तो सोचो महिला और पुरुष में, महिला का अपना वस्त्र निश्चित है और वो पुरुषों का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। पुरुष महिला का वस्त्र धारण नहीं कर सकते। 22 में देखो कितना चेंज। बोलो कोई महिला पुरुष वाला ड्रेस पहन सकती है कि नहीं? पहन सकती। अब कोई महिला फुल पैंट शर्ट में पहनने आ सकती है कि नहीं? आ सकती, वो आ सकती है, लेकिन कोई पुरुष सलवार सूट में नहीं आ सकता। अब बताओ कोई लड़का हमारा सलवार सूट में आ जाए तो सब कहेगा ये तो भयंकर चेंज हो गया। तो पावर देख रहा किधर ज्यादा हो गया।
तो बात समझो रे, जो हम लोग देख रहे हैं बस उसी चीज को हम लोग को एक्सप्रेस करना और कुछ नहीं। अब देखिए यहां पर एक दो बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई जगहों पर बड़ा इशारों में बात होगी। देखो हम लोग को इस इशारा को समझना होगा, वहां जहां समझोगे तब स्टेप आएगा। अब जैसे कई बार ऐसा होगा कि देवी देवता, इनसे हम लोग को समझना होगा कि उस काल में महिलाओं की स्थिति क्या है। मान लो हम अभी इस काल को अभी इधर नहीं देख, तो तुम यही बताओ कि ज्यादा पावर पुरुष देवता के पास है कि महिला देवी के पास? तुम लोग मेला घूमते हो तो ज्यादा सिर झुकाते हो पुरुष देवता के पास कि महिला देवी के पास? तो सोचो अभी स्थिति क्या है 22 में। हर व्यक्ति को तीन ही चीज चाहिए, तीन चीज सबको चाहिए। धन पैसा चाहिए, जय भगवान खूब हो जाए, ये तो फिर में है। खूब विद्या आ जाए, धन के बाद विद्या, और खूब ताकत रहे। ये तीन चीज ही मानव को मेन चाहिए। और तीनों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट महिला देवी। तुमको धन चाहिए, लक्ष्मी जी करो। दीपावली आ रहा है, लक्ष्मी पूजा होगा, घर घर लक्ष्मी की मूर्ति बैठेगी। तुमको विद्या चाहिए, सरस्वती पूजा आएगा, पुरुष नहीं है वहां, फिर महिला देवी हैं। तुमको शक्ति चाहिए, दुर्गा पूजा है, वहां दुर्गा के पास जाओ। ये तीनों के लिए तुमको महिला देवी के पास ही सिर झुकाना है। सब पावर महिला देवी के पास। पुरुष तो बेचारे सब छिना गया तो तांडव करने में लगे हुए। वो तो कोई इधर गए हैं, कोई उधर गए हैं, कोई कैलाश चले गए हैं, उधर उधर शिफ्टिंग। तो अब आप बात समझ रहे होगे कि इससे क्या लगता है महिला की स्थिति खराब है कि अच्छी? अच्छी। तुमको एक बात पढ़ाएंगे, देखो जो उत्तर वैदिक काल है, हम सिर्फ एक लाइन बोले कि उसमें एक महिला विद्वान है और उसने एक पुरुष विद्वान के साथ वार्तालाप की और दोनों में बहस हो गई। तो पुरुष ने कहा कि मुंह बंद करो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। तो महिला, अब तुमको ये सब लाइन बोलेंगे कि अब एक लाइन, एक देवी है उषा देवी, और हम तुमको कहेंगे कि इंद्र ने उषा देवी के रथ के पहियों को चकनाचूर कर दी। तो चकनाचूर कर दिया तो तुमको अपने समझना है कि सर समझ गए, चक्का किसका टूटा? उषा देवी का। तोड़े कौन? इंद्र। माने पुरुष पावरफुल हो गए हैं, तब नहीं इधर हो गया है। इधर आजकल कभी नहीं सुनोगे कि देवी की कुछ स्थिति खराब होगा। इधर हो, जो होना पुरुष का होगा। उस समय की कहानी में तुमको इस तरह का टर्निंग मिलेगा और एक लाइन से तुमको समझना होगा उस समय की स्थितियां क्या। अब बताओ किसी के हम घर में घूमने गए और उसके घर में जिधर देख रहे हैं उधर खाली महिला के फोटो लगा हुआ, अपना लगा ली है, अपनी माँ नानी का लगवा दी है, एक आगो और भी देख रहे हैं महिला कहीं लगा हुआ है। तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब रूम घूम लीजिए, आप फोटो देख के समझ लीजिए कि इस घर में चलंती किनका है, मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक। अब कोई लड़का कहे कि हमारे नानी ही है और दादी दिखिए नहीं रहे हैं, तो सिंपल है कि पिताजी की चलंती एकदम बंद। नहीं तो नानी का फोटो घर में लटकाने का और दादी गायब करने का क्या आवश्यकता था? नहीं, बात समझ में आ रही है तुमको? तो तुमको एक छोटी बात देख के पूरे सामाजिक जीवन समझना है। देखो इतिहास रटने वाला चीज है ही, देखो और समझो, बस उसके बारे में एक नया सोच विकसित करो, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। वस्त्र के बारे में समझ गए। मनोरंजन 2022 में मनोरंजन की बात बोल। क्या लोग शिकार पर निकलते हो? तुम लोग शिकार पर निकलता है? नहीं। तो मनोरंजन के लिए तुम लोग का टाइम सबसे ज्यादा किस में बीतता है? वेरी गुड। अब हम लोग मोबाइल पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, अन्य इसी तरह का सिस्टम पर हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो गेम पर हैं, वो भी नहीं आया तो कुछ कुछ शॉर्ट छोटा छोटा सिनेमा देखने में लगे हुए। अरे तो मनोरंजन आजकल तो इसी से ना हो रहा है, धारावाहिक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख। तो अब बताओ हड़प्पा में मोबाइल चलेगा और 3G नेटवर्क धरेगा? तो हड़प्पा जब तुमको पढ़ाएंगे, ऋग्वैदिक काल पढ़ाएंगे, तो वहां क्वेश्चन पूछेंगे। अब तुमसे पूछेंगे कि हड़प्पा वासी, अब देखो तुम्हारा ऑटोमेटिक अब धीरे धीरे आ जाएगा। अब थोड़ा ब्रेन टेस्ट कर ले, हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते होंगे? अब क्वेश्चन, अब चॉइस ए तुमको दे दे, पासा का खेल। पासा समझते हो ना? सबसे पुरानी सभ्यता की बात पूछ रहा है। चॉइस बी, पासा के बाद एकदम आसान दे दे, संगीत बजाना।
संगीत बजाना। चॉइस सी, शिकार पर जाना, शिकार पर जाना। चॉइस डी, घुड़दौड़ करना। अब आपको सोचना है कि भारत की जो सबसे पुरानी संस्कृति थी, उस समय मनोरंजन के लिए लोग क्या नहीं करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। अब इसमें है पासा का खेल, संगीत बजाना, शिकार पर जाना, घुड़दौड़ करना। तो पहले एक बार हम देख लें कितने बच्चे को लग रहा है नीचे ही से चल दे घुड़दौड़ सही आंसर है। हाथ उठाओ जिसको जो लगे। अच्छा, घुड़दौड़ में कई बच्चे हैं, चलो हाथ गिराओ। कितने को लग रहा है शिकार पर जाना? अच्छा, शिकार पर जाना, अच्छा बहुत बढ़िया। अरे जो मन करे उठाओ पहले, उससे हमको मालूम चलेगा ना रेंज क्या है तुम्हारा। संगीत कितने को लग रहा है? संगीत बजाना, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और पासा का खेल कितने को लग रहा है? ये लोग रह गया फेर में कि हाथ ज्यादा कब होगा उठी नहीं, पते नहीं चल। कई लोग फेर में रहता है गंगा स्नान कब है, वो मैं ऐसे मार दे। आई गंगा स्नान का डेटे पता नहीं चला सबको, नालायक। सुनो पहले तो बोल मत, हाथ उठाने में चुपचाप रही, ऐसे खींचे रहे। और बाद जो पासा घोड़ा कर रहा है, सुनो पहले। अब जब हम पढ़ाएंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तुम जो सोच के परेशान था कि इतिहास का मतलब डेट है, कोई डेट नहीं। इतिहास मतलब डेट है ही नहीं। तुमको एक को डेट नहीं याद है, तब भी इतिहास में 25 में 24 क्वेश्चन बने, एक भी बिना डेट याद। डेट का नाम इतिहास नहीं है, दिमाग में से हटा लो। जो तुमको नहीं याद होता है वो पढ़ने नहीं, जो तुम समझ रहा वही पढ़ना, और तुमको वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। और उसके लिए तुमको बुद्धि चाहिए, और हम वही चाह रहे। हमने तुमको बताया है कि हिस्ट्री का सॉफ्टवेयर 3 दिन में हम तुम पर चढ़ाए। उस सॉफ्टवेयर चढ़ा तो किताब बताएगा। अभी तुमको खाली कोई टीचर बोल देगा एनसीईआरटी पढ़ो, नालायक तुम कहां पढ़ेगा उसमें? भिंडी का सब्जी बनाओ, कभी बनेवे नहीं किया है, तो भिंडी दे भी देंगे तो क्या बनाएगा? मकान जेसीबी से टूटेगा, लो जेसीबी, चलाना ही नहीं आता तो मालूम चलेगा कि जेसीबी टूट गया, वही ना होगा जी। तो पहले तो तुमको समझना होगा, बहुत सूक्ष्म बात समझाएंगे तो किताब। अभी किताब उताब न छुओ न खरीदो, अभी 1 महीना कोई किताब की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी उसी तरह की बात है कि तुमको जेसीबी खरीद के दे दिए, अब बैठ के तुम खाली बर्बाद कर देगा। तुमको पहले वो हैंडलिंग चाहिए कि उसमें कौन लाइन इंपॉर्टेंट है, किस समय क्या वो टर्निंग कह रहा है, कौन सी बात को रंगना जरूरी है। वो जब तक ये चिंतन नहीं आएगा तुम रंग ही नहीं सकता। खाली बैठ के रीडिंग मारेगा, कैसा चल रहा है भाई जी, तभी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है भाई, उसमें निकालना क्या है पता ही नहीं। अरे हिस्ट्री एक समुद्र है, इसमें निकालना क्या है ना, इस सीखना। निकल के जो बाहर आएगा वो अंतिम सच्चाई नहीं है। कई बार विवाद होगा, हम कहेंगे ये है और वो कहेगा ये है। कौन इतिहासकार की बात मानो? तुमको कई बार हम बताएंगे कि आर्य लोग गाय का मांस खाते थे, ऐसा कुछ इतिहासकार कहेगा। कुछ लोग कहेगा नहीं, गाय को अघन्या कहते थे। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जाए। तो अब बताओ आर्य लोग गाय खाते थे या नहीं खाते थे? तो ये इतिहास है। अब तुम ही बताओ, कोई एकदम बहुत बड़ी नदी है और उसमें कोई आदमी एक ऐसा जाल डाले हुए है जिससे मालूम चल रहा है पूरा पोठी मछली छोटका छोटका निकल के बाहर, और इसके बाद तुमको कोई कहे कि इसमें खाली पोठी है मछली, तो क्या सही बोला? नहीं। उसका जाल पोठी पकड़ने वाला, वो अगला जाल डालेगा तो हो सकता है दूसरी मछली पकड़ के आए। हो सकता है कोई अगला आदमी जाल डाले तो उसका मछली एक को नहीं फंसे, खाली मेढक निकल के बाहर है, और वो कहे कि इसमें खाली मेढक है मछली नहीं है, तो क्या वो सही बोला? नहीं। इतिहासकार जाल वाले मछुआरा है, और बाकी जितना तुम बाहर देख रहे हो वो निकलने वाला सामान। और तुमको बैठ के बड़ा स्थिर से सोचना होगा कि वो इससे ही निकाला, इससे ही निकाला, सब का बात ठीक है, मामला बड़ा सोच के अब हमको सोचना होगा। देखो तुमको घटना और निकलना, ये धीरे धीरे इतिहास के विवाद को सीखना होगा। खैर अभी इसका आंसर दे दे। काफी बच्चे संगीत में हाथ उठाए थे, यस सर भी बोला। तो आपको जब पढ़ाएंगे तो उस समय आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कांसे के नर्तकी मिली, तो एक नाचने वाली का फोटो मिला, तो हम लोग समझ गए कि म्यूजिक और नृत्य संगीत। अरे बिना संगीत के कौन नाचेगा? किसी को कहे नाचो तो कहेगा ना कि तब बजाओ, ऐसी कौन नाचेगा?
तो ये तो निश्चित बात है कि अगर कोई नाचने वाली की मूर्ति मिला है तो अवश्य संगीत रहा होगा, इसलिए नृत्य और संगीत नहीं होगा। शिकार, उस काल में शिकार पर सब लोग जाएगा, क्योंकि उसका भोजन उस समय ऐसा थोड़े था कि मुर्गा फार्म है, बैठ के मुर्गा 80 रुपए किलो लिखा हुआ है, उसको भोजन करना है तो मांसाहारी तो शिकार करना ही होगा, तो इसीलिए शिकार भी नहीं होगा। अब 50-50 हो गया, या तो पासा होगा या घुड़दौड़ होगा। क्या लगता है? बोल, आधा हटा दी। कितना लोग को घुड़दौड़ लग रहा है? हाथ उठाओ, घुड़दौड़, हाथ गिराओ। और पासा कितने लोग को लग रहा है? वेरी गुड। तो लेसन जब पढ़ो, अभी हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि अभी तुम पढ़ा नहीं है, लेसन पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि हड़प्पा वासी का घोड़ा पालतू पशु नहीं है। इनका घोड़ा पालतू पशु है ही नहीं, तो जब इनके पास घोड़े नहीं है तो बेचारा घोड़दौड़ कहां से करेगा, इसलिए सही आंसर घोड़दौड़ हो। लेकिन सुनो पहले, अरे लेसन पढ़ेगा तब ना। अब तुमको हमको एक गरीब के कॉलोनी में ले और गरीब के कॉलोनी में क्वेश्चन दे कि इन बच्चों का, गरीब बच्चों का कौन मनोरंजन का साधन नहीं है? चॉइस ए, कार के चक्का दौड़ाना, चॉइस बी, गोली खेलना, चॉइस सी, कार का रेस लगाना। तो तुमको समझाएंगे कि इनके यहां चक्का है, क्योंकि अमीर कॉलोनी में कार कहीं फेंकाया तो चक्का लेके चले आए। लेकिन बेचारे कार के चक्का का दौड़ करवा सकते हैं, लेकिन इन गरीबों के पास कार नहीं है, तो क्या वो कार के रेस लगाएगा? नहीं। तो तुमको बड़ा आश्चर्य होगा, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा के अवशेष मिले हैं। जब तुमको पढ़ाएंगे लोथल में मिला है, सुरकोटदा में मिला है, तो बहुत सारी बात बताएं। हड्डी मिला है तो वैसने है, चक्का मिला है, कार नहीं। तो घोड़ा के हड्डी मिला है लेकिन घोड़ा पालतू नहीं है। ये कौन बात है सर? हड्डी मिला और घोड़ा पालतू नहीं? तो नालायक दूसरे देशों से व्यापार करते थे, तो कई व्यापारी जो दूसरे देश के थे वो लोग घोड़ा से आते थे और उनका घोड़े इधर मर गए, तो टांग के घोड़ा नहीं ले गए, मरा हुआ हड्डी बेचारा यहीं बच गया। और ये हड्डी मिला लेकिन वो घोड़ा उनका नहीं है, विदेशी लोग का, तो इसीलिए ये घुड़दौड़ नहीं करते थे। अब धीरे धीरे, ये तो अभी तुम सुन लिया ना, अब इसी में स्पिन हो। अब इसी में तुमको देंगे कि बताओ हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे। चॉइस ए, बैलगाड़ी का दौड़। बोलो सही कि गलत? बैलगाड़ी का दौड़ करते होंगे कि नहीं? बोलो, करते होंगे। तो उनके पास बैल थे और बैलगाड़ी भी मिला है, तो बैलगाड़ी है तो निश्चित दौड़ा है। अरे तुम्हारे पास साइकिल है तो जरूर कोई ना कोई दिन रेस लगाइए लेता है। मोटरसाइकिल है, चल तो कौन तेज चलता है, रोड खाली क्लियर मिलना चाहिए और दो साथी मिल जाए, एक्सीलेटर शुरू हो जाता है। कौन कितना कस के चक्का घुमा लेता है, मार के शुरू हो जाता है। तो ये मनोरंजन का एक साधन है, तो इनका निश्चित बैलगाड़ी दौड़ हो। जल्दी बताओ, बी में तुमको इसी तरह से नाम दे दें, रथ दौड़। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। रे रथ दौड़, जल्दी बोलो। नहीं होगा, क्योंकि रथ घोड़ा से चलता है। तो कई बार लड़के हमारे घाव कार घोड़ा खोजता, घोड़ा लिखल नहीं रहेगा, ऐसे मार देगा। बात सुनो, अंदर अंदर बड़ा इंटरनल मामला गंभीर चलता है। और तब पढ़ने के बाद सुनिए, जब हड़प्पा पढ़ेंगे, पूरा जीवन पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन 2-3 गो चलेगा, तुम्हारी बुद्धि टावर धरने लगेगा कि वो ऐसे घुमाता है, इतिहास ठीक होने लगेगा। तो पहले ये बताओ, किसी बच्चे को हम कहें कि 2022 के सामाजिक जीवन पर 5 लाइन सुनाओ, सुना सकते हो कि नहीं? 5 लाइन। 22 में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक, महिलाओं की स्थिति अच्छी, वे सभी कार्य कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। महिलाएं वस्त्र में, बाहर निकलने में, जो तुम लिखो, महिलाएं बाहर जा सकती है, राज दरबार में भी भाग ले सकती है, विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष सब बन सकती है, पढ़ सकती है कि नहीं, वो अंतिम शिक्षा प्राप्त कर सकती है। कोई विदुषी विद्वान महिलाओं का नाम भी आप बता सकते हो कि देखिए सब विद्वान महिला हैं। वस्त्र, सभी वस्त्र जैसा उनका है नाम उस तरह का ले सकते हो। सौंदर्य की बात भी बता सकते हो कि महिलाएं अपना सुंदरता के लिए लंबे बाल रखते हैं। क्या पुरुष भी लंबा बाल रखेंगे? तो कोई महिलाएं तो सब उसी तरह का ना है, लंबे बाल रखते हैं। उनके बाल में भी कई विन्यास हो सकते हैं, जुड़ा बना सकते हैं, चोटियां बना सकते हैं,
जितना लिखना है। जब तुम ग्रेजुएशन पे जाओगे, मेंस में जाओ, तो बस बाले पकड़ लिए तो बस चोटिए गूंथ रहे 2-3 लाइन, यही लिखे लगोगे तो लगेगा कि हाँ सर सोचते थे 2 पन्ना कैसे लिखाएगा, अब लगता है 2 पन्ना लिखाएगा, आओ बढ़ा देते। तुमको किसी पर धर के रगड़ने आ गया तो मेंस का होगी, ऑब्जेक्टिव सोच रहे हो तो पीटी का हो गया, एक नाम इतिहास होता है। क्वेश्चन देगा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करो, 1.5 पन्ना लिख दिया तो हो गया तुम्हारा। और लिखने में क्या है, रटना कुछ नहीं है, खाली बैठ के सोचो। अब बताओ क्या इस सामाजिक स्वरूप क्लियर है सबका? दूसरा नंबर देखो, सामाजिक के बाद क्या लिखा हुआ है, आर्थिक। सुनिए ठीक से सभी बच्चे, एकदम बढ़िया से सुनोगे, आज चारों फेज तुम्हारा एकदम क्लियर होना चाहिए। आर्थिक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, ये सबसे पहला चीज हम लोग को किसी पाठ में सोचना होता। कोई लेसन पढ़ाएं तो अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है, बेस क्या है। तुम में जितने बच्चे पढ़ने आए हो, सबके घर में इनकम का कोई ना कोई आधार हो। ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के यहां इनकम का आधार कृषि होगा, खेत होगा, या गाय भैंस हो, गाय भैंस पालना भी कृषि। ऐसा हो सकता है कि किसी के यहां कृषि नहीं, दुकान होगा तो व्यापार है। ऐसा हो सकता है किसी के यहां केवल खेत कुछ नहीं है, पशुपालन है, 6 गो भैंस है, उसी पर उसका बाल बच्चा पढ़ रहा। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है किसी के यहां केवल नौकरी है कि ना नौकरी में पापा है सर, गाय भैंस खेती ये सब है ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये अर्थव्यवस्था का आधार सोचना है। जब कोई लेसन पढ़ाएंगे तो तुमसे पूछेंगे कि इस काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या। हर समय ये परिभाषा बदलते रहेगा। जैसे आजकल क्या है, पहले के व्यक्ति को तुम सुनता होगा कि सबसे पहला पशुपालन पर सबसे ज्यादा बल था। जब हिस्ट्री शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल आए तो उस समय खेत इंपॉर्टेंट नहीं है, पशु इंपॉर्टेंट है, गाय इंपॉर्टेंट है। जिसके यहां जितना गाय वो उतना अमीर, 2000 गाय, 5000 गाय, उतने अमीर। गाय ही पैसा के साधन था। हम तुमको पढ़ाते भी खूब मन से तो तुम्हारे पिताजी नौकरी के बाद एगो गाय एगो बाछी हमको दे देते। उस समय रुपया नहीं था, गाय और बाछी था। कोई कल्याण किए तो बेटा के ऐसा कर दिए, जाओ सर के एगो बाछी दे दो, बड़ा बढ़िया बाछी, या ये गाय दे दो, बड़ा बढ़िया गाय। यज्ञ भी किए तो पुरोहित जी के गाय दान में मिलता था। आज भी तुम देखोगे, देखो हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री की खूबसूरती जान के आश्चर्य होगा, गायब कुछ नहीं होता। सोचो ना, हड़प्पा में बैलगाड़ी था, क्या आज बैलगाड़ी गायब हो गया? नहीं, अभी भी कभी कभी नजर आ जाएगा, वो उसकी निरंतरता है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज खोज होने से बैलगाड़ी लुप्त हो गई, अभी भी। हाँ, परिवर्तन हो गया, उस समय रेलगाड़ी नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, आज ये सब हो गया। उसी तरीके से कुछ झलक तुमको दिखे। पहले मानो अस्थाई जीवन नहीं जीता था, घूमते जीता था, कब कहां रहेगा वो भी नहीं जानता था। क्या ये अब गायब हो गया? नहीं। अभी भी तुम देखा होगा कई लोग आज यहां है, टेंट प्लान डाले हुए, 15 दिन बाद फिर कहीं और डाल देगा। तुम लोग क्या बोलता है उसको? गुलगुलिया बोलता है। अच्छा, तो देखा है ऐसा लोग करे। तो जैसे सुन लीजिए, उसको तुम 2 लाख रुपया दे दो कि लो ये जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं, तो तुमको लगता है वो घर बनाएगा? नहीं, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा चढ़ाओ, वो कहेगा कि हाँ कार भी लेकर चलेगा तो घूमते चलेगा। उसकी ड्यूटी है घूमो, चाहे कार हो जाए चाहे जो हो जाए। उसके मन में है कि जमीन खरीदेंगे 10 लाख के, उससे बढ़िया है कि वैसा वैसा 10 लाख के तो हम फ्लैट बदलते रहते हैं हर 15 दिन। जब देखते हैं कि बड़ा कीमती जमीन होगा, पूरा पड़ती है, तो लगाओ टेंट प्लान, 15 दिन रहो मस्ती में, चलो इसको बेच डालो, आगे बढ़ो। मन ही मन तो बेचारा बेच ही दिया ना, तो खरीद के क्या करना। तो उसी तरह का पहले मानव जी रहा था। अब देखो, पहले गाय इंपॉर्टेंट हो गई। आजकल भी तुम देखा हो, किसी का मरनासन स्थिति, मरने को है, तो उसके घर में होगा कि ना एगो बुलाइए पंडित जी के, एगो बाछी दान करा दीजिए। सुना है साहब? तो तुमको जैसे ही बाछी दान होगा तो समझ लेना कि वो इलेशन बराबर ऋग्वैदिक काल है। उस समय रुपया नहीं था, तो जो है पशु ही दान होते थे कि इनको मुक्त करवा दीजिए। बोलो जी, कल्चर देख के समझ जाएगा सब कोई। धीरे धीरे ये पशु का वैल्यू कम गया। वैल्यू किसका? कृषि।
तुमको एक एक लाइन बोलेंगे, देखो कितनी गहराई से समझना होता है। ये नहीं देगा कि खेती इंपॉर्टेंट, देगा राजा जनक हल चला रहे थे और उनके हल से एक घड़ा टकराया और उस घड़ा में एक लड़की थी और वो लड़की का नाम जानकी, जनक की पुत्री सीता पड़ा। अब राजा, अब तुम बैठ के मत सोचो कि घड़ा में लड़की कैसे आ गई। कोई लोग बैठ के घड़ा में सर कौन रख दिए, ये वाला बात हटा दो। तुम इतिहास से सोचो कि हल कौन चला रहा है। अरे हल कौन चला रहा है? राजा जनक। कितना इंपॉर्टेंट बात है, राजा हल चला रहा है। देखो बात समझोगे, हम लोग को एक लाइन पर सीखना होता है, इतिहास की लाइन यही, राजा जनक हल चला रहा है, मतलब राजा हल चलाते हैं। तो इसका मतलब हल चलाना खराब चीज में होगा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आजकल तुम्हारे यहां भी खेत होगा लेकिन बाबूजी खेती नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको लोग समझ रहे हैं कि कुछ है एकरा, दिन भर तो अपने धानों काटते रहता है, जबकि वो अच्छा काम कर रहा है। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री धान खुद से काटे और फोटो हमेशा वायरल होते रहे, फोटो खाली आता है हेमा मालिनी धान काटी लेकिन वो हेलीकॉप्टर से, तो वो वाला तो नहीं ना चलेगा कि हेलीकॉप्टर से उतर के 4 गो धान काटी या फोटो खिंचाए, वो नहीं चलेगा। लेकिन सारे लोग, हर सिनेमा में देखा है कि सब हीरो अपने खेती कर रहा है, अपने धान काट रहा है, अपने पीट रहा है, फिर प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वही कर रहा है। तो तुमको लगता है कोई आदमी बटैया लगाएगा? खेत सब शुरू हो जाएगा और पीटे घड़ी अपने आप को मोदी समझेगा, अपने आप को नीतीश समझेगा, अपने आप को लोग अक्षय कुमार हम ही है, वैसे ही पीटता था। लेकिन वो सीन देखेगा तब ना होगा। तो कंडीशन सुनो, तुमको समझाएंगे कृष्ण का भाई बलराम है और वो कांधे पर हर समय हल रखे रहते, उनको हलधर कहा जाता। तो हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो, ये सब सही है कि गलत वो सब छोड़ दो। उस काल में राजा के बेटा कंधा पे हल रख ले, क्या फैशन चल रहा है, देख रहा कितना बेजोड़ फैशन है। अब बताओ तुम ही, आजकल हमारे राजा एक कंधे पर छोटा छोटा हल बना के रखे, तो तुमको नहीं लगता है पढ़े वाला लेकिन भी एक आगो ऐसे मार लेगा? यार देखो वहां रखे रहते हैं। तो उस जमाने का फेज पढ़ोगे, किस काल में कृषि इंपॉर्टेंट होगी। अब धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी जिसका नाम होगा उत्पादन अधिशेष। देखो यही सीखना है तुम लोग को, इतिहास के ये सभी एक इंपॉर्टेंट शब्द, इन शब्दों से जब तुम फैमिलियर होगे ना तब किताब पढ़ सकते, फिर तुम्हें समझ में आएगा। उत्पादन का मतलब जो बना, अधिशेष का मतलब अधिशेष ज्यादा खाने से होगा। तुम में से सारे बच्चे यहां पढ़ने क्यों आए? क्योंकि तुम्हारे घर में उत्पादन अधिशेष है, खाने से ज्यादा ऐसा पैसा आ रहा है, अनाज है, तो पिताजी बैठ के सोच रहे हैं कि खाए से ज्यादा है तो एक रूप पढ़वा देते। अगर ये अधिशेष नहीं रहता तो तुम यहां आता नहीं। पिताजी सोचते क्या करवाए कि काम भर आए, अभी अधिशेष में नहीं आ रहा, सरप्लस नहीं। और देखो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो तुमको एक लाइन मिलेगा, 600 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्य में लोहा के प्रयोग होने से उत्पादन अधिशेष हो गया, जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण जन्म लिया। अब देखो ये सब लाइन ही बच्चे नहीं समझेंगे, जबकि वो रीढ़ लाइन, ये मेन हड्डी। वो कह रहा है कि पहली बार खेती में लोहा कब आया? 600 ईस्वी पर। इस काल को हम लोग एक चैप्टर का नाम देंगे महाजनपद पीरियड। वो सब धीरे धीरे बैठे और लोहा के प्रयोग होने से खेतों की गहरी जुताई होने लगी। आजकल के ट्रैक्टर से तुम खुश है, तुमको यहां पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता में 24 बैल से एक साथ खेत जोतने का वर्णन मिलता है। ये ट्रैक्टर तो 9 फरवा और 10 फरवा ना है, 24 बैल और एक साथ सब में हल लगा हुआ है, इतना वीआईपी खेती होता था। अरे आजकल तो खेत कहाँ है, धीरे धीरे जो हिसाब से बंट रहा है, तुम्हारे बुढ़ापा में क्या होगा, ट्रैक्टर का चक्का वो खेत में और ई खेत में खाली खुर मारा हिस्सा खत्म हो, इतने ना धीरे धीरे हो रहा है। उस काल में इतने बड़े बड़े खेत थे कि जो जोत लो, रजिस्ट्री थोड़े होता, तुम जितना जोतो हो तुम्हारा, हर जगह जंगल है, जितना पेड़ काट दो खेत तुम्हारा है। अब तुम सोचो कितना करो, तो कोई 24 बैल, कोई 28 बैल लेकर के खेती कर रहा। तो उस समय का बड़ा वीआईपी वर्णन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अब बताओ कृषि कब, पशुपालन कब, व्यापार कब, ये तीनों प्राचीन भारत में हो। क्या उस समय कोई नौकरी का वैल्यू होगा? नहीं।
उस समय नौकरी का वैल्यू नहीं है, अब भले ये सब छोड़ के इसी का वैल्यू। पहले के लोग को तुम सुना होगा कि नौकरी लगल था जो छोड़ के गांव आ गए कि इतना खेत है या नौकरी करेंगे, सुना है कि नहीं सुना है? उस समय इसका वैल्यू नहीं, अब धीरे धीरे इसी का वैल्यू। खेत बिके तब बेच दो बेटा 2 बीघा, लेकिन इधर आ जाना चाहिए। बोलो वैल्यू अब समझ रहा है कितना है? तो ये स्टेप हो गया। अगला नंबर देखो, आर्थिक जीवन में ही तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे, मुद्रा के बारे में। लेन देन कैसे हो, वस्तु विनिमय, सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का, सब क्वेश्चन है। पहली बार सोना का सिक्का कौन चलाया, पहली बार सीसा का सिक्का कौन चलाया, पहली बार प्रोटीन का सिक्का कौन चलाया, बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये सभी चीज हम लोग किस में रखेंगे? आर्थिक। नेक्स्ट सुनो, आर्थिक के बाद अगला जीवन हमारा कौन सा होगा? राजनैतिक। सुनते जाएगा फेज, पहले चारों फेज को हम लॉक करें, तब तुमसे एक बात बोलेंगे, तुमको पकड़ना है कि कौन जीवन है। बस ई वाला धरने आ गया तो हम खुश हो जाते हैं कि अब धीरे धीरे समझ विकसित हो रहा है इसमें। देखिए, राजनीतिक का मतलब राजा कौन है, इस राजा का क्षेत्र विस्तार कहां तक, क्षेत्र कहां तक। इंपॉर्टेंट फिर है, इस राजा के अधिकारी है कि नहीं, इस राजा के पास नियमित सेना है कि नहीं, इस राजा को टैक्स कैसे वसूल कर रहा है, इस राजा का राजत्व का सिद्धांत क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझना होगा। ये सब बात धीरे धीरे जब फेज आएगा तो तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ गया। राजा कौन है, उस राजा का क्षेत्र कहां तक है, इसी क्षेत्र में हम लोग को विजय के बारे में पढ़ना है, जहां हल्का डेट आने लगे कि भाई बाबर आया, कौन कौन लड़ाई किया, कहां तक बना। तुमसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले दक्षिण भारत की विजय कौन किया, कौन राजा था जो पहली बार दक्षिण भारत जीत। तो तुमको धीरे धीरे नाम आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला है जो दक्षिण भारत जीत। हम लोग फिर पढ़ेंगे कि दक्षिणी भारत नहीं, इस साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे भारत, नेपाल सब जीत करके। अब सोच लो कि इसके साथ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भारत है, इतना मिला के उसकी राजधानी पटना थी। अभी 4 गो देश छाटोगे तब राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली के तुम लोग कितना वीआईपी समझता, उसमें 4 गो देश और जोड़ो तो राजा पटना सुतता था। तो पटना के वैल्यू समझ में तुमको आ रहा होगा, कितना वीआईपी होगा। और वो राजा इधर का ही राजा है जो राजगीर से तमाम मगध से इतना बड़ा फैला। तो ये मगध के क्षेत्र से विजय को पढ़ना। इसके कौन कौन अधिकारी हैं, जैसे तुम लोग तैयारी कर रहे राजा के अधिकारी बनने के लिए। कई बच्चे निचला पद पर होगा तो कर्मचारी बनने के लिए, छोटे पोस्ट को क्या कहते हैं, कर्मचारी, बड़ा पोस्ट को क्या कहते हैं, अधिकारी। तो अधिकारियों को क्या कहेंगे, कैसा कैसा अधिकारी होगा, चैप्टर एक्ट। फिर नियमित सेना है कि नहीं, सेना का हेड कौन है, न्याय व्यवस्था का हेड कौन है, टैक्स कैसे मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है राजत्व का सिद्धांत। कई बच्चे पूछते हैं सर राजत्व क्या होता है। राजत्व का मतलब राजा किस प्रकार का उत्तराधिकार का नियम बनाया है। उत्तराधिकार समझते हो, मेरे मरने के बाद अगला हेड कौन होगा, मेरा बड़ा बेटा होगा, छोटा बेटा होगा, या सभी बेटा में जो सबसे योग्य है वो होगा। फार्मूला तो ये कौन होना चाहिए। तो फिर नालायक नियम नहीं बोलोगे, हिस्ट्री है, इनमें 2 जोड़ 3 5 नहीं बोल कहना, हर लेसन में अलग अलग इस सिद्धांत है। कोई राजा होगा जो नियम बना देगा मेरा बड़ा बेटा ही हेड बनेगा। योग्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को पद पर बैठा दीजिए वो अपने योग्य हो जाएगा, ये फार्मूला अलग है। अरे तुमको हम यहाँ का डीएसपी बना दो तो ये हो सकता है कि 2-4 महीना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम पावर समझेगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तो तुम डीएसपी नहीं बन जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा योग। तुमको हम मुख्यमंत्री बना दे तो हो सकता है 6 महीना थोड़ा स्लो चलो, लेकिन धीरे धीरे समझोगे कि वो डीएम को डांटना है, ऐसे काम करना है, तो धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएगा। अरे गांव में तुम जिसको समझते हो कि इसको कुछ नहीं आता है वो मुखिया बन जाता है, तो क्या गांव नहीं चला लेता है। तो योग्य व्यक्ति ही मुखिया बनेगा जरूरी नहीं है, बना दो मुखिया वो अपने योग्य हो जाएगा। ये फार्मूला भी कई लेसन में चलेगा। तो अब दूसरी बात, राजा स्वयं को किससे तुलना कर रहा है। देखो धीरे धीरे लेसन आएगा अब जिसमें तुमको कहेंगे
कि राजा जो बना उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज। तो तुमको क्या लग रहा है, राजा का पावर कम है कि बहुत ज्यादा? जल्दी बोलो। तो कम है बेचारे का। यही सीखना होता है। इसलिए जो जितना बड़ा पद धारण करेगा तो वो उसका डर है, डर से ही धारण करना। जिसका पावर ज्यादा रहेगा, इतना बड़ा लंबा नाम लेने का क्या जरूरत? उसके अंदर में बहुत सारे राजा जब है तो एक कहेगा कि हम राजा हैं, तो एक कहेगा हम महाराजा हैं, तो अगला कहेगा महाराजा हम महाराजा धीराज हैं। तो उसका पावर कम है, उसके अंदर बहुत सारे राजा हैं। धीरे धीरे राजा इतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, पावर उसका किस तरह से चलेगा। दो तरह की बात पढ़ोगे, एक केंद्रीकृत और एक विकेंद्रीकृत। बात समझना, इस सब शब्द को तुमको समझना होगा। केंद्रीकृत का मतलब सेंट्रलाइज, एक जगह से सब चल। डिसेंट्रलाइज का मतलब सबको पावर है। अब तुम ही बताओ, जैसे हम कोचिंग खोले और हमारा पटना सेंटर है, जहानाबाद सेंटर है, हम बिहार शरीफ सेंटर डाले और भी 3-4 सेंटर डाले, और हम खुद पटना में रहे। जहानाबाद सेंटर पर अलग व्यक्ति को हेड बनाएंगे, चलाइए, कभी कभी आएंगे और हिसाब किताब जितना बात है भेजते रहिए। बिहार शरीफ में अलग हेड बनाए और कहें पढ़ाइए, कभी कभी आएंगे, हिसाब किताब भेजते रहिए। बोलो, दिस इज सेंट्रलाइज सिस्टम कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम? क्या है? डिसेंट्रलाइज। ये विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन हर सेंटर का हम अलग अलग हेड बनाए। अब ई कहेगा कि हम डायरेक्टर हैं, ये भी कहेगा कि हम डायरेक्टर हैं, तो हमारी ड्यूटी होगी कि हम अपने आप को महाडायरेक्टर घोषित करें। नहीं समझा बात रे? हम भी कहेंगे डायरेक्टर हैं, तो कहेगा बराबर में तो हम लोग चल रहे हैं, वो डायरेक्टर, हम भी तो लोग विरोध कर दे। तो हमको कहना होगा कि हम डायरेक्टरों का डायरेक्टर हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा पावर बहुत ज्यादा है कि कम है? कम है। ये मत समझना कि ज्यादा। दूसरा विधि, पटना सेंटर हम ही चलाएं, जहानाबाद हम ही चलाएं, बिहार शरीफ हम ही चलाएं। कौन पढ़ाएंगे कौन नहीं पढ़ाएंगे? हम जिसको बोले चुपचाप आइए जाइए, हिसाब किताब हम जो बोले हमसे लीजिए। तो बोलो, इस सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज? यही केंद्रीकरण में है। तो इसमें हमको क्या महाडायरेक्टर की उपाधि लेना होगा? नहीं, हम कहेंगे डायरेक्टर है तो काम चलेगा। बाकी कहेगा हम लोग टीचर है भाई। क्यों? पावरे नहीं है हमको। बोलो रे, बात समझ में आ रही है तुमको? अब यही चीज देखो तुमको देखने को मिले। देखो, लेसन से समझना हो। जब गुप्त काल आए, धीरे धीरे राजा क्या करेगा जानते हो? जब लगेगा बहुत सारे छोटे छोटे राजा हो गए, इन्हीं लोग को सामंत कहते। कैसे? हम जहानाबाद का हेड बनाए तो मेरा सामंत है, पैसा पहुंचाएगा। लेकिन जब हम कमजोर होंगे तो विद्रोह कर देगा, वो अपना पोस्टर साट के पैसे भेजना बंद कर देगा कि चला हम रहे हैं, बैठल बैठल उनको पैसा चाहिए। ऐसा कर सकता है? तो ये स्वतंत्र होगी। तो वैसे ही सामंत लोग होगा। राजा हेड बनेगा और कहेगा कि लो इतना हम, इतना तुम रहो, इतना तुम रहो, तुम रहो, पैसा भेजते रहना। इसी में कोई ज्यादा तेज निकला तो पैसे भेजना बंद कर दी, कहा मैं स्वतंत्र हूं, तो ई सेना लेके चल देगा लंड। अब हम जहानाबाद सेंटर किसी को दें और धीरे धीरे उस स्वतंत्र घोषित कर दे, हमको पैसे भेजना बंद कर दे, तो हम तुरंत कहेंगे निकलो बाहर, और हम नया सेंटर डाले हैं, बच्चों को घोषणा करेंगे कि बागी है, निकाल दिया गया है, नया अभी सेंटर बन गया है, तो उसको विद्रोह को शांत करेंगे। मेरे पास पावर होगा, विद्रोह तुरंत शांत हो जाएगा। कम पावर होगा, विद्रोही ही हेड बन जाएगा। तो कई बार विद्रोही इतना हेड बन जाएगा कि राजा कमजोर पड़ा तो यही वाला फिर मेन पावर में आ जाए। तो तुमको बोलेंगे कि उसका सामंत था फिर राजा हो गया, तो कहोगे वो यही वाले कहानी यहां पर होगी। अब देखो, कई बार राजा होगा जो अपने आप को कहेगा कि हम देवपुत्र हैं, देवता के बेटे, ताकि वैल्यू मिले कि हम साधारण नहीं है। कौन है? देवता के बेटा है। अब सुन लीजिए, दूसरा कई राजा कहेगा कि देवता के बेटा, हम देवते हैं, डायरेक्ट देवता हैं, डायरेक्ट देवता। अब देखो, ये सब लेसन तुमको समझना होगा। किस काल में राजा अपनी तुलना देवता से करने लगा? ये सब कब करेगा? जब राजा कमजोर पड़ेगा तब, कि मजबूत होगा तब? कमजोर पड़ेगा तब। रे, जहानाबाद में मान लो कंपटीशन तैयारी करने वाले मैथ के बहुत सारे टीचर आज, तो अगर बहुत सारे टीचर हो जाएंगे तो देखना एक नया दौर शुरू होगा, उपाधियों का दौर। कोई टीचर पोस्टर छपवाएगा और नीचे लिखेगा
मैथ गुरु फलाना सर, उपाधि ले लिया। अगला टीचर कहेगा मैथ गुरु, ठहरो, वो अगला पोस्टर बनाएगा, मैथ के जादूगर फलाना सर। देखो जिस शहर में तुम घूमने जाना उनमें अगर नजर आ जाए जादूगर तो समझ लेना कि हाँ बहुत टीचर मैथ के। एक टीचर रहेगा तो सब उपाधि लेगा ही नहीं, बहुत सारा होगा तो कोई कहेगा मैथ गुरु, कोई कहेगा मैथ के जादूगर। अगला नंबर देखेगा कि इतना हो गया तो कोई वृद्ध टीचर होगा तो कहेगा लिख ऊपर गुरुओं के गुरु महागुरु फलाना सर से पढ़, ये लो और हो गए। फिर और टीचर है तो अगला कहेगा कि मारो तो हेडिंग जी सरस्वती पुत्र फलाना सर से मैथ पढ़े। अब देखो उनका यही है रे राजत्व का सिद्धांत, जो तुमको सिद्धांत समझा रहे हैं ना, यही राजत्व का सिद्धांत है। अगला राज करना चाह रहा है किस थ्योरी से, लोगों में क्या डालना चाह रहा, और वो कह रहा है कि हम साधारण नहीं है, हम सरस्वती पुत्र, और इसीलिए वो सब तो जादूगर ही सब है, समझो जो विद्या देती है ना हम अपने बेटे। अब अगला टीचर को कहे कि स्वयं ब्रह्मा के अवतार फलाने सर से पढ़े, तो बोलो उससे लो पावर है कि ज्यादा है? ज्यादा। हर कोई एक दूसरे से बड़ा दिखाने का होड़ लगाए तो समझो कि टक्कर बड़ा जबरदस्त चल। बोलो रे टक्कर समझ में आ रहा है तुमको? क्यों बता रहे हैं? मध्यकाल भी पढ़ाएंगे, मुस्लिम शासक भी होंगे, तो मुस्लिम शासक में होगा कि जो शरीयत कहता है सिर्फ वही मानी, और जो मेन न्यायाधीश है, जज है, उनको काजी कहा जाएगा, जो शरीयत के पूरे नियम का पूरा उल्लेख करे, और राजा को सलाह देते रहेंगे क्या करिए क्या न करिए। काजी का नाम सुना है तुम लोग? मियां बीबी राजी तक क्या करेगा काजी, ये वाला सुना है बात ना? तो इस कहावत जो सुना है तो काजी का मतलब ये जज है मुस्लिम इस्लाम शरीयत के अनुसार से, और ये जो कहेगा राजा को मानना। अब देखिए राजा क्या करेगा, राजा अपना सिद्धांत निकालेगा। अब देखो धीरे धीरे सिद्धांत आएगा। एक राजा की बात कहेंगे, उसने एक सिद्धांत दिया, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, नबायते खुदाई, सब कोई टर्म मिले, और उस समय तुमको सिद्धांत बताएंगे कि जिल्ले इलाही, नबायते खुदाई, इस सब का मतलब क्या है कि राजा अपना एक पावर ले रहा है कि मैं कौन हूं, ईश्वर की छाया हूं। राजा कह रहा है कि हम अल्लाह के छाया हैं, उनकी परछाई, और जब कोई काजी कुछ बोलेगा तो कहेंगे हम कौन है, अल्लाह के डायरेक्ट परछाई है, इसलिए चुपचाप हम परछाई हैं रे, तो हम ज्यादा बुद्धिमान होंगे कि तू बैठ के किताब पढ़ के बोल रहा है, और हम जो बोल रहे हैं समझो हम उनके छाया हैं, डायरेक्ट उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए जो बोलते हैं चुपचाप सुन। तो जो राजा ये सब पावर लेने लगेगा तो क्या वो काजी के ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? जब काजी इधर उधर करेगा तो डांटेगा। तो तुमको धीरे धीरे इस सिद्धांत समझना होगा, उनके इस फैशन को समझना होगा। अब जो बच्चे पूछेगा जिल्ले इलाही कौन धारण किया, अब कहेगा जिल्ले इलाही सब पता न क्या क्या करते रहता, तो तुमको उस सिद्धांत समझाने में ये बात ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अब आर्थिक के बाद लास्ट फेज आपका है, बोलो कौन सा? धार्मिक। और लास्ट फेज पर ध्यान दीजिए, बात को सुनोगे बढ़िया से। धार्मिक में भी दो बात है, एक जो डायरेक्ट दिखाई दे और एक जो उसकी फिलॉसफी है, दर्शन। दो चीज तुमको मिलेगा। धर्म के बारे में देखो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको कहां रखना ही हम पर है, हम जो चाहेंगे तुम बन जाओ। तुम कितनों बढ़िया घंटी डुलाते हो, कितनों पूजा करते हो, हम अगर चाहें कि तुमको नास्तिक बना दे तो तुम नास्तिक हो जाओ, तुमको बनाए कि आस्तिक हो जाओ तो आस्तिक हो जाओ। हिस्ट्री बड़ा खतरनाक विषय, इसमें एक गलत किताब पढ़ोगे बुद्धि बदल जाएगी। कई आदमी को तुम सुना होगा गांधी जी क्या किया, ये एकदम खत्म आदमी था, फलाना आदमी था, ऐसा कहते सुना है? तो कुछ नहीं है, उसको किसी टीचर ने गलत सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, उसको 4 दिन इधर बैठा के दूसरा सॉफ्टवेयर हम चढ़ाएंगे वो डिलीट करके, तो फिर जय जय करने लगे। हर चीज का हिस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर, अब चढ़ कौन उस पर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हिस्ट्री में शिक्षक का चयन, किताब का चयन बहुत संभल के करना होता है। अब शिक्षक तो तुम मान के चल रहे हो कि जो बोलेंगे सही बोलेंगे, और शिक्षक ही उल्टा सॉफ्टवेयर चढ़ा दे तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम उलट जाओ। इसमें वही बात है। अब बताओ, मानो हम लोग भगवान को बनाए कि भगवान हम लोग को बनाए? सोच के बोल, हम लोग भगवान के बनाए कि भगवान हम लोग को बनाए हैं? भगवान हम लोग को बनाए हैं, ये अभी रिसर्च चल रहा है, अभी सिद्ध नहीं हो, लेकिन हम लोग भगवान को बनाए ये रिसर्च नहीं है।
ये सिद्ध हो चुका है। जिसको जैसा समझ में आया वैसा भगवान बन गया। हल्का सॉफ्टवेयर निगेटिव डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव भी डालेंगे। हम तुमको बीच में छोड़ेंगे, न ज्यादा नास्तिक न ज्यादा आस्तिक। पढ़ने वाले विद्यार्थी को जितना चाहिए उतना बन। तुम कभी सोचा है जितने भगवान है उनकी मूर्तियां आदमी से ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसको आदमी ने बनाया। तुम ये भी सोचो कि जितने भगवान है उनका ड्रेस भारतीय है। जितनी महिला देवी हैं साड़ी में, पुरुष देवता है इंडियन ड्रेस में, कलर इंडियन से मिल रहा है, और सारे देवता के निवास स्थान इंडिया में है। और जब शंकर जी पृथ्वी बनाए हैं तो अमेरिका नहीं गए, चीन नहीं गए, बैनाथ धाम से लेकर इधर ही रह गए, कैलाश पर्वत से रामेश्वरम तक। और बाकी कहीं सुना कि अमेरिका गए थे या चीन में एक बार गए थे, शिफ्टिंग चीन में कुछ दिन का रहा नहीं रहा, बस कैलाश से यहां, क्योंकि इंडिया की चौहद्दी वहीं तक थी। मामला तो बड़ा गंभीर लग रहा है। गंभीर बात ये भी सुन लो, देखो बात बड़ा ध्यान से सुनना। धर्म में तुम देखोगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताए, कोई धर्म जहां बनता है उसी का लक्षण होता। हिंदू धर्म के बारे में तुम देखोगे, शिकायत नहीं, जो बात देखोगे एकदम तुमको लगेगा कि बिल्कुल स्पष्ट बात। कोई धर्म जहां बना है उसका नेचर है। हिंदू धर्म नदी के किनारे बना, नदी घाटियों में बना, चाहे वो सिंधु घाटी पढ़ो, ऋग्वैदिक पढ़ो, नदी घाटियों में बना। इसीलिए हिंदू धर्म में नदी के किनारे धर्म बना है, तो नदी में जल की खूब अधिकता होती। इसीलिए हिंदू धर्म में जल की बर्बादी दिखाई जाएगी पूजा। कुछ नहीं समझ में आए तो नहा धोवा के एक लोटा जल उछल दो, जय भगवान, जल बर्बाद करो। कोई पूजा होगा तो जल बर्बाद होना चाहिए। कोई तुम्हारे घर में पूजा है तो होगा, एक लोटा जल ले आइए, आम के पत्ता डालिए, बीच बीच में छींटते रहिए, बर्बाद करते रहिए उसको, कभी ऊपर छींट लीजिए, कभी उधर छींट दीजिए, उसकी कंटिन्यूटी बर्बादी होनी चाहिए। ऐसा पूजा तुम देखा है? ये पूजा क्या बताता है? जल की कमी की अधिकता। अगर हिंदू धर्म नदी घाटी के किनारे नहीं होकर रेगिस्तान में होता, जहां पानी मुश्किल से मिलता, तो तुमको लगता है कोई पानी ऐसे फेंकता नहीं। वहां बालू होता कि थोड़ा इधर फेंकिए इधर फेंकिए, हो सकता। हाँ, यहां पे अब बताओ, जल की अधिकता है तो क्या बिना नहाए पूजा करना है? नहीं, जल है ही रहते, एक डुबकी मारो। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई पूजा है नहा के करो, बिना नहाए नहीं करना। एकदम स्नान दिन भर में 2-3 बार हो जाए कोई बात नहीं। बर्तन देखो, बर्तन हिंदू धर्म के बर्तन ही बनाए जाएंगे पूजा वाला। कमंडल, मुंह इतना खुला रहे कि पानी तुरंत गिर जाए। क्यों? जल की बर्बादी चाहिए, इसका मुंह खुला वाला पात्र है। कमंडल देखा होगा तो एकदम धाए से निकल जाना चाहिए। बोलो, नदी के किनारे है तो अनाज कम होगा कि ज्यादा। इसलिए हिंदू धर्म में अनाज की भी बर्बादी दिखाई जाएगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो अक्षत लाइए, रंग दीजिए, डिजाइन बनाइए, मंत्र चलेगा, अक्षत सबको फेंकिए। जब हम जैसे ही मंत्र लास्ट करेंगे, फेंका फेंकी शुरू कीजिए। ये सब देखा है तुम? अरे तो एज ए इतिहास के विद्यार्थी सुनोगे रे बढ़िया से, एक इतिहास के विद्यार्थी को बैठ के समझना है कि फेंक क्या रहा है, तो चावल। किस लिए? तो इसका मतलब है जहां ही धर्म बना होगा वहां चावल अधिकता में हो। कम चीज को कोई फेंकता है क्या? नहीं फेंक। अब देखो, थोड़ा सा मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें। मुस्लिम धर्म नदी घाटियों के विपरीत इसका जो डेवलपमेंट है अरब के रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में धर्म डेवलप किया है। तो अब तुम ही बताओ, क्या इसमें पूजा के लिए स्नान आवश्यक होगा? नहीं, स्नान आवश्यक नहीं होगा। क्यों? रेगिस्तानी कल्चर। बोलो, इसमें जल की अधिकता है कि कमी? क्या बर्तन के मुंह ज्यादा खुले होंगे? नहीं, जल के कमी दर्शाए जाएंगे। इसमें जान के बर्तन ऐसा बनाया जाएगा कि मुंह छोटा रहे और उससे भी बड़ा पानी धीरे धीरे निकले, टोटी रहे, एकदम धीरे धीरे निकाल। ये टोटी देख के तुम समझ लेना कि ये बर्तन का निर्माण कहां किया जाएगा, जहां जल की अधिकता हो कि जल की कमी हो। अरे ये अलग बात है कि फिर लोग कहीं रहने लगे, उसका कल्चर धर्म जल्दी नहीं जाता, ये सिस्टम आता। बाकी तुम खुद देखोगे कहीं भी, देखो धीरे धीरे तुमको हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, बर्तन देख के, फोटो देख के बहुत बात तुम सोच पाओ कि हाँ यहाँ पे ये स्टेप हम सोच रहे हैं, ऐसा है। अब देखिए ध्यान से, धर्म खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर नास्तिक हो जाएगा तुम लोग। ध्यान दीजिए, हल्के हल्के हम लोग लेकिन बात को समझेंगे, नहीं तो ज्यादा ई वाला तुमको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर से तुमको हम 15 दिन पढ़ाएंगे तो जय भगवान करने जाओगे? नहीं करोगे। 15 दिन में कहोगे कि काजू कावे हम, तो ऐसा बात, मामला बड़ा गंभीर है। लेकिन
हल्का हम लोग उसको भी सुनेंगे, फिर पॉजिटिव पक्ष भी सुनेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे तुमको, तब एक बीच में रहो। बीच वाला फेज फिर सही होता है। फिर हमें जहां रखना है हम अपने धर्म का पालन, शिक्षक धर्म का करेंगे, तुमको जहां तहां नहीं फेंक देंगे। चलो अब जरा बात सुनो। अब धर्म में दो पहलू है, एक दिखाई देने वाला और एक उसका फिलॉसफी, दर्शन। तुमको दिखाई देने वाला बताओ, कोई लड़के का देख रहे हो कि हाथ में ताबीज बांधे हो, पैर में काला धागा बांधे हुए, देख रहे हो गला में बड़का को लॉकेट लटकाए हुए, ताबीज जंतर मंतर, तो ये तो दिखा। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है कि बोलो अब वो तंत्र मंत्र मानता है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ या ना? मानता है। जादू टोना मानता है कि नहीं? मानता है। नहीं मानेगा रे तो ताबीज क्यों लटकाएगा? कोई बांधे हुए है कहे हमको जो है भूत प्रेत नहीं मानते, नहीं मानते तो ये काहे नजर आ रहा है? ये तो फिलॉसफी है ना जी। बोलो, दो तरह की बात है, एक भाग्य की बात, एक कर्म की बात। कोई व्यक्ति भाग्य में विश्वास करता है कि कर्म में, ये उसका फिलॉसफी है, लेकिन तुमको यहां दिखेगा। अब बताओ कोई अंगूठी बारे हुए तो बोलो भाग्यवादी है कि कर्मवादी? भाग्यवादी। उसको किसी ने बता दिया है कि सब चीज इसी में लिखा हुआ, ये वाला लाइन ये है, ये वाला लाइन ये है, तो वो क्या है, लाइन सुधारने के लिए अलग अलग अंगूठियां पहने। जिसको लगे कि ना इसमें कुछ नहीं है तो वो व्यक्ति कर्मवादी हो। कर्मवादी होगा तो तुमको दिखाई नहीं दे। बोलो आत्मा होता है कि नहीं, फिर से जन्म होता है कि नहीं? तुमको क्या लगता है आत्मा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। है। तो तुम अपने बचपन से सीखे हो, इसीलिए जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे, गौतम बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता है। अरे तुमको तो बचपन से कहा गया बाबू यही मंदिर है और यही मस्जिद है, यही ऐसा है, तो ऐसे ऐसे इतना बार किया कि सॉफ्टवेयर चढ़ गया, साइकिलों चलेते चलेते मंदिर जय भगवान चल दी। तो चढ़ल है ना जी। तो तुम्हारे अंदर तो एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बचपन से डाल दिया गया। अब इधर हम लोग आए हैं तो एक आध साल में कुछ सॉफ्टवेयर को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे और तब वहां एक ऑटोमेटिक सुर ताल पे लगेगा कि हाँ अभी सुर ताल सही आ गया। तो खैर अब सुनिए, आत्मा है कि नहीं, पुनर्जन्म, अच्छा दोबारा जन्म होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। करण अर्जुन सिनेमा नहीं देखा है? भाग अर्जुन भाग, वो देखा है सब। तो सुन लो पहले, मुस्लिम धर्म के अनुसार, सुन लो पहले, मुस्लिम धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। जो जन्म है एक बार है और हिसाब किताब होके ऊपर शिफ्टिंग है, जन्नत चाहे जहन्नुम, ये कर्मों के अनुसार जाएगा, स्वर्ग या नरक। बाकी हिंदू धर्म के अनुसार फिर से जन्म होगा, बौद्ध धर्म के अनुसार फिर से जन्म होगा, जैन धर्म के अनुसार फिर से जन्म होगा। और उन लोग एक तकनीक का खोज करें, जैसा कर्म वैसा जन्म। हाँ, एक खास टेक्नोलॉजी है, जन्म मरण से छुट्टी हो सकता है। और उसके लिए बौद्ध धर्म अलग ऑपरेशन थिएटर खोल के बैठेगा, जैन अलग खोल के बैठेगा, हिंदू अलग खोल के बैठेगा। जिसको चाहिए जन्म मरण से छुट्टी, आओ ऑपरेशन होगा। सब डॉक्टर है इस, और डॉक्टर भी कई वेराइटी का होता है। गांव में देखना, जख्म वाला डॉक्टर 3 वेराइटी, एक है बेहोश करके तब ऑपरेशन करेगा, एक है सुनना करके थोड़ा दर्द देगा तब ऑपरेशन करेगा, और एक है 3-4 गो से कहेगा धर ना ला बस तुरंत 2 मिनट में हो जाएगा। देखा है? तो ओकरे में तुमको जब सब पढ़ाएंगे तो जैन धर्म वही है, तुमको जन्म मरण से छुट्टी चाहिए तो कोई बेहोश नहीं, कोई सुने नहीं, 4-5 को धरिए, जितने चिल्लाएगा, जितने कष्ट होगा, दुख का निदान है, काया क्लेश होगा, तो धीरे धीरे सब ऑपरेशन थिएटर से भेंट कराएं। तुमको लगेगा कि बड़ा भयंकर भयंकर ऑपरेशन थिएटर। तो ये सभी बात हम लोग किसमें पढ़ेंगे? धर्म में। खैर सुनो, अब इतिहास का एक सेक्शन हमको एक दिन और कल भर लगभग आएगा, तब पाठ शुरू होगा। हम चैप्टर पर तुरंत नहीं चलते, चुके हमें मालूम है तुम्हें आगे दुख कहां हो। धीरे धीरे जब सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, एक पाठ पढ़ाएंगे, तब किताब पढ़ोगे, लगने लगे कॉपी में बहुत कुछ नहीं है रे नालायक। कई गधावन है भाई जी कल कहा हो ले लावत लिख ले, तो लिख ले से क्या हो जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। क्लास में एकदम बैठ कि हाँ फुल टावर धरे, धीरे धीरे सही। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? कल इन बातों को थोड़ा और समझाते हुए लिखा देंगे, कल क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, कल पुनः 7:15 एकदम राइट टाइम पहुंच जाइए।